अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्वेश्चन सॉल्व किए थे तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है? सर लास्ट सर बताओ। उसमें एक ऑप्शन था देरो। बस मैं सब बता दूंगा, कोई बात नहीं, लास्ट में जल्दी क्लास कवर हो जाएगी आज, ठीक है? उसके बाद ठीक है सारे सर। डाउट ही क्लियर कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो देखो, हम लोग कौन सी डीपीपी सॉल्व कर रहे थे? सेकेंड डीपीपी ना? सेकेंड डीपीपी हमने सॉल्व करना था, और हम क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका था शायद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ। मास इज द मेजर ऑफ मोशन। मास इज द मेजर ऑफ मोशन। इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक, करेक्ट। ओके, मोमेंटम मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन। मोशन। मोमेंटम को मैंने बताया था, मोमेंटम इज द मूविंग एबिलिटी। मोमेंटम मूविंग एबिलिटी को बोलते हैं कि कौन ज्यादा मूव कर सकता है, ठीक है? तो मोशन को मेजर करता है, ठीक है? चलो, when net force act on the object will be accelerated in the direction of force, ठीक है? in which acceleration is proportional to, बताओ एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? जैसे कह रहा है कि जब तुम एक नेट फोर्स अप्लाई करते हो तो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या देखी है? एफ अपॉन एम। यही देख, हाँ, एम चेंज हो नहीं सकता, एम तो फिक्स होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है? तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज्यादा तुम फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, बॉडी का मास, हाँ, इसका आंसर आ गया था 40। ये हमने कल सॉल्व कर लिया था आई थिंक, मतलब, ठीक है? सर 4-5 क्वेश्चन हाँ, सोल्व 4 कर हो गए थे, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया एक तरह से। चलो, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम, बताओ कहाँ से फोर्स डिराइव हुआ था? सेकेंड लॉ, ठीक है? ये भी हमने देख लिया था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अच्छा ये भी हो गया था, 2 mv आया था इसका। फोर्स में, चलो मैं बता देता हूँ। अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, स्ट्राइक अगेंस्ट ए वॉल विद वेलोसिटी v। तो जैसे मान लो एक हमारी बॉडी है, यहाँ ये है, और यहाँ वॉल है, ठीक है? तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? ये जाके हिट कर रहा है वॉल को हिट कर रहा है, हिट करने के बाद रिटर्न हो रहा है, ठीक? सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो जा रहा है, सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है। तो देखो, इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा कितना है? इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा mv के बराबर आएगा, ठीक? इनिशियल मोमेंटम m मास है, v वेलोसिटी है, तो mv मोमेंटम है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा तुम्हारा mv के बराबर। मैग्नीट्यूड तो उसका mv ही होगा, लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक तरफ की साइन, एक डायरेक्शन में अगर आपने साइन पॉजिटिव ले रखी है, तो दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मस्ट है साइन नेगेटिव आएगी। तो f फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ py, माइनस टाइम्स ऑफ m। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो कैलकुलेट करना है। तो फाइनल आपका हो गया माइनस टाइम्स ऑफ mv माइनस इनिशियल हो गया आपका mv, ठीक है? pf माइनस pi, तो ये हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ 2mv।
तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम -2 mv का आया है, ठीक है, यानी फाइनल मोमेंटम नेगेटिव की डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम जाहिर सी बात है गया इस तरफ है और स्ट्राइक करने के बाद वापस इस तरफ आया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव वाली डायरेक्शन हुई ना, क्योंकि हमने नीचे वाले को क्या माना, नेगेटिव, फाइनल को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव का है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2 mv है, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ आप बताते हो तो माइनस लगाना पड़ेगा, यानी माइनस वाले की डायरेक्शन, ठीक है। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है तो मैग्नीट्यूड 2 mv आ जाएगा। जैसे हम बताते हैं ना कितने का चेंज है, तो चेंज हमेशा नॉर्मल लाइफ में पॉजिटिव ही बताया जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? कहीं आप शॉप पे चले गए, शुगर खरीदा तो कोई कह रहा 36 रुपए पर केजी, कोई कह रहा 40 रुपए पर केजी, तो दोनों का जो रेट है उसमें कितने का चेंज आएगा बताओ। क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि आप शॉप पे गए, ठीक है, शुगर बाई करने के लिए। एक शॉप पे शुगर 36 रुपए पर केजी मिल रही है और एक शॉप पे 40 रुपए पर केजी, तो दोनों के रेट में चेंज कितने का है? 2 का। 4 का। हाँ 4 का। देखो आप सभी लोगों ने बोला 4 का, किसी ने -4 क्यों नहीं बोला? चेंज -4 का भी तो हो सकता है। सर ऐसी वैल्यूज पॉजिटिव ही ली जाती हैं। वही सेम केस यहाँ पे भी है, ऐसी वैल्यूज पॉजिटिव ली जाती है। अब आपको बस इतना बता रहा हूँ कि मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज कितने का है, तो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव बताई जाती है। आपसे क्वेश्चन में भी कहा गया है मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में इसलिए मेंशन कर दिया है। आया समझ में? ये -2 mv कब आता सर? क्या हुआ? माइनस तब क्यों एमवी तब आता जब आपसे पूछता कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में टोटल चेंज कितने का है, मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ नहीं किया था, तब -2 mv आ जाता, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब वो भी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। देखो हमने डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तब माइनस आया ना। देखो इस डायरेक्शन को हमने इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कह दिया, पॉजिटिव कहने की वजह से आपका जो पी आई आया है वो पॉजिटिव आया है mv, और जो एम पी एफ आया है इस डायरेक्शन को पॉजिटिव किया तो अपने आप ये नेगेटिव हो गया, पी एफ आ गया -mv। क्या होता अगर आप इसे माइनस कर देते, माइनस एज्यूम कर लेते, तो उस तरह से पॉजिटिव आता, तो फिर ये पी आई इनिशियल मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता, फाइनल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता। इस केस में वैल्यू पॉजिटिव आती। तो माइनस और पॉजिटिव का आना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, एक डायरेक्शन नेगेटिव। तो क्वेश्चन में माइनस या पॉजिटिव तब आता जब आपसे क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि देखो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया होता, तब माइनस या पॉजिटिव आता, ठीक है। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, when a body suddenly start, the standing passenger lean backward in the bus, ठीक है, this is an example of, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन नहीं होगा ये, इसका रीजन बताओ। जब एक बस स्टार्ट होती है तो सडनली पैसेंजर जो होता है वो पीछे की तरफ क्या हो जाता है, पीछे की तरफ उसे वो होता पड़ता है, मूव कर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? फोर्स की वजह। हाँ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाँ इनर्शिया। उसका रीजन क्या था? इनर्शिया। हमने बताया था ना कि बॉडी का निचला वाला हिस्सा, तो बॉडी के साथ बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा जो पैर है वो क्या करता है, पैर बस से कौन साइड होता है, पैर बस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बस जब आगे की तरफ जाती है तो पैर तो आगे चला जाता है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी इनर्शिया, पूरी बॉडी जो है उसका इनर्शिया, उसका जो इनर्शिया है उस इनर्शिया के रीजन की वजह से वो क्या करता है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता, ठीक है। इस वजह से वो पीछे की तरफ हो जाता है। तो इसका रीजन इनर्शिया था। अब इनर्शिया किस में डिफाइन किया गया है? न्यूटन फर्स्ट लॉ में। हमने बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन होता है इनर्शिया। आएगा इसका आंसर न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा, ए मैन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग इज फेसिंग द इंजन, ही टॉसेस अ कॉइन। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो कौन बताता है। अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन, ठीक है, इन मोशन फेसिंग द इंजन, ठीक, he tosses up a coin fall behind him। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? ये यस सर। समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमने एक कॉइन टॉस की, ठीक है, हमने एक कॉइन टॉस की और वो कॉइन क्या हुई, हमारे पीछे जाके गिरी। आ रहा है समझ में? पीछे जाके गिरी। तो इस सिचुएशन में तुम क्या बोलोगे? द ट्रेन इज मूविंग विद फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, बैकवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन, फॉरवर्ड विथ रिटार्डेशन। बताओ
सर फॉरवर्ड Forward with uniform speed. फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेन जा रही है तो उसके अंदर बैठ के तुम कोई चीज थ्रो करोगे तो वो पीछे जाके गिरेगा। वो सिर्फ फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन। फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन आएगा। चलो मैं इसका रीजन बता दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन आएगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब आप ट्रेन में सफर करते हो, कोई भी व्हीकल हो, मान लो ये तुम्हारा एक व्हीकल है, इस व्हीकल के अंदर आप बैठे हो और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो, तो ट्रेन के हर एक पार्ट की, यहाँ मान लो कोई चेयर रखी हुई है तो चेयर की भी, ये पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ प्लेट एक रखी हुई है, पानी का जग है, कुछ भी है, जो भी बॉडी है, जो भी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट है, सबकी वेलोसिटी v होगी, सबकी वेलोसिटी v होगी, हर एक पार्ट की वेलोसिटी v ही होगी, क्योंकि वो क्या किया है, वो व्हीकल के फ्रेम में है ना, तो जितनी व्हीकल की स्पीड है उतनी स्पीड तो होगी। जैसे हम सब अर्थ पे बैठे हुए हैं ना, तो हमारी स्पीड अर्थ की स्पीड के बराबर है अभी एक्चुअली में। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। एक्चुअली में अर्थ की स्पीड के बराबर है। और अगर थोड़ा सा और देखना चाहोगे तो तुम दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाओ तो लगेगा हमारी जो स्पीड है हमारी अपनी गैलेक्सी की स्पीड के बराबर। तुमने देखा ना हमारी गैलेक्सी भी रोटेट करती रहती है। ठीक है, ये आया समझ में या नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब कभी ऐसा होता है कि तुम, अब हमारी अर्थ भी मूव कर रही है, तो ऐसा होता है कि तुम यहाँ कॉइन टॉस करते हो, सीधा ऊपर जाता है और वो कॉइन तुम्हारे बिहाइंड में जाके गिरता हो, अगर तुमने स्ट्रेट में टॉस किया है तो? नो सर। नो सर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखो क्या है, उसका रीजन ये है कि ये है तुम्हारी अर्थ सरफेस, ये तुमने किया कॉइन को टॉस, ठीक है। अब लेकिन अगर तुम्हारी वेलोसिटी अर्थ सरफेस से कोइंसाइड है, ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं, कि तुम भी अर्थ की स्पीड से ही मूव कर रहे हो, जैसे अर्थ मूव कर रहा है उसी स्पीड से तुम भी मूव कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो कॉइन है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब तुम यहाँ से लग रहा है तुम्हें कि तुमने इसे थ्रो किया है, तो उसी तरह से जब ये कॉइन आया है ना, यहाँ पे ये कॉइन जो ऊपर आया है, तो तुम तो मूव करके यहाँ आ गए, तुम्हारे साथ साथ कॉइन भी मूव करके यहाँ आ गया और वापस तुम्हारे हाथ में ही आया। ये चीज समझ में आई या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। उसका रीजन क्या है? ये यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड दोनों में आ जाती है ना, यूनिफॉर्म स्पीड कॉइन के अंदर भी है, यूनिफॉर्म स्पीड तुम्हारा इसके अंदर भी है, मेन के अंदर भी, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं कि देखो, अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं कि तुमने जब कॉइन को टॉस किया ना तो अर्थ की स्पीड बढ़ जाए, कॉइन टॉस करने के बाद अर्थ की स्पीड बढ़ जाए, समझ में आ रहा है? तो कॉइन को टॉस करने के बाद जब तुमने टॉस कर दिया, अब कॉइन का अर्थ से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, ठीक है। जब तुमने कॉइन को टॉस कर दिया, अब इस कॉइन का अर्थ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, ये भी इस तरफ रोटेट कर रहा है, दोनों अगर यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करेंगे तब तो ये वापस उसी पर्सन के हाथ में आके गिरेगी जिसने इसे टॉस किया था। लेकिन एक सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि जैसे ही तुमने टॉस किया ना, टॉस करने के बाद अर्थ की स्पीड बढ़ गई, अर्थ में एक्सेलरेशन आ गया, तो अर्थ में एक्सेलरेशन आ गया तो ये तो अर्थ की स्पीड से ही बढ़ रहा था जैसे पहले उसकी थी, तो ये तो अपनी स्पीड से मूव करके यहाँ आके यहाँ फॉल हो जाएगा और ये पर्सन कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। पर्सन को क्या लगेगा? पर्सन को लगेगा कॉइन हमारे पीछे आके गिरी। नहीं आया समझ में? सर। हाँ, तो सेम केस ट्रेन में होगा। अगर तुम फॉरवर्ड एक्सेलरेशन से विद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हो ट्रेन में, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करोगे, ट्रेन के अंदर कोई कॉइन टॉस करोगे तो वो तुम्हारे हाथ में आके गिरेगी, समझ में आ रहा है? और अगर तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे तब तो कॉइन तुम्हारी तब भी हाथ में आके गिरेगी, यूनिफॉर्म स्पीड। आया समझ में? तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, कुछ वेलोसिटी पहले रही होगी ट्रेन की, जब तुमने कॉइन को टॉस किया, समझ में आ रहा है, तो कॉइन तो ऊपर चली गई, ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ गई एक्सेलरेशन की वजह से, और ट्रेन आगे निकल गई और वो कॉइन तुम्हारे पीछे जाके गिर। नहीं आया समझ में? सर जहाँ जो है यूनिफॉर्म स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड एक आती है। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। मैंने तुम्हें क्या फर्क बताया था? मैंने कहा था जब हम मोशन पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि देखो एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन,
तो यूनिफॉर्म मोशन तब कहा जाता है यहाँ भी ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन इसका नाम दे दिया गया जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसको तो हम यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। और जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, इट इज आल्सो यूनिफॉर्म मोशन, बट ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। नहीं आया समझ में? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आ गया सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इनर्शिया डिपेंड अपॉन, इसका आंसर बताना। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी। मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। शेप ऑफ बॉडी। मास और शेप दोनों पे डिपेंड करता है भाई। क्या दो आंसर वाला क्वेश्चन नहीं लगा सकते? एक ही आंसर लगा तो डी लग रहा है ना। दोनों लगेगा, ठीक है। चलो खैर, नेम टू क्वांटिटी ऑन विच मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड। तो कौन कौन सी क्वांटिटी होती है जिसपे मोमेंटम डिपेंड करता है? वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी और मास, मास और वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेम गिवन टू प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी? मोमेंटम। मोमेंटम। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कंप्लीट थ्योरी रिवाइज। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? एसआई का मतलब देखो, मोमेंटम का मास ले लेंगे हो जाएगा केजी, हाँ, वेलोसिटी ले लेंगे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। इज मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर, हमने बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ मास 3 kg? फोर। देखो, फोर। हाँ 4 बस। एफ एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ बाई एम। एफ तो आ गया हमारा 12 न्यूटन, मास हो गया 3, कट करेंगे आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड देखो, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास, कह रहा मोमेंटम बताओ जिसका मास गिवन हो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी। वेलोसिटी के। हमने बताया था मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कीपिंग मास कांस्टेंट। और ये एग्जांपल कौन सा था? ये एग्जांपल कौन सा था? जब सालिम को हम लोग बुलेट से फायर कर रहे थे, याद है? एक बच्चा पूछ रहा था क्लास में, बाकी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन में, बच्चा पूछ रहा था कि सर मतलब आप 9th का जो फिजिक्स पढ़ाते हो तो जितने भी एग्जाम्पल लेते हो सब में आप किसी न किसी बच्चे को पीट ही रहे होते हो बहुत बुरी तरीके से। कभी बैल से मारते हो तो कभी बुलेट फायर करते हो उसके ऊपर। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा डर रहता है तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं ना, इसलिए। चलो, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज हाफ, व्हाट इज द वेलोसिटी? मोमेंटम को हमने हाफ कर दिया, वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? मोमेंटम की वैल्यू मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, मास और वेलोसिटी, ठीक है। कह रहा मोमेंटम हाफ हो गया। अच्छा एक बात बताओ, किसी बॉडी का मास हाफ हो सकता है अचानक से? तो मास तो हाफ नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, मास हाफ नहीं हो सकता। मास जनरली फिक्स होता है। एक बॉडी का एक मतलब एक बॉडी पे अगर तुम एनालिसिस करोगे तो जनरली उसका मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब वो जो आता है मोती का लड्डू, वो वाला ना हो बस लड्डू तुमने उठाया और आधा कोई खा गया तो मास चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाता है मोमेंटम। मोमेंटम का जनरली मास क्या होता है? फिक्स, ठीक है, किसी बॉडी का। अब तुमसे कहा गया कि भाई मोमेंटम को हाफ कर दिया गया। मोमेंटम हाफ कैसे हो जाएगा? p/2 कैसे हो जाएगा? जब तुम वेलोसिटी को v/2 कर दोगे। मोमेंटम हाफ कैसे हो जाएगा? जब वेलोसिटी, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा t, ठीक है। अगर तुमने मास को कांस्टेंट रख दिया तो वेलोसिटी को हाफ करने से मोमेंटम हाफ हो जाएगा, और अगर तुमने मास को कांस्टेंट रखा है तो वेलोसिटी को ट्रिपल करने से मोमेंटम ट्रिपल हो जाएगा, वेलोसिटी को डबल करने से मोमेंटम डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी, बाद में हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में जब वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, ठीक। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, द गन रिकॉइल टू अ, गन क्या रिकॉइल कर लेता है? एक कंजर्व मोमेंटम, एक कंजर्व मोमेंटम। कंजर्व मोमेंटम भी होता है, कंजर्व मास भी होता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। तो एक कंजर्व मोमेंटम एक्वायर करता है, हम बताएंगे इसको रिकॉइल वेलोसिटी। चलो अब इसके बाद रिकॉइल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो हम न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है,
बाकी उसके बाद थर्ड डीपीपी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम मूव कर जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। Reaction has an equal and opposite reaction. हाँ, एवरी एक्शन, इवन एवरी एक्शन, कभी भी आप एक एक्शन करते हो, एक्शन का मतलब कभी भी फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी बॉडी पे, तो आपको एक रिएक्शन मिलता है। तो आपको क्या मिलता है? रिएक्शन। उसके 3 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, 3 नहीं बल्कि 4 एग्जांपल्स देखेंगे। उन्हीं 4 एग्जांपल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीखेंगे, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। पहला, जैसे मान लो एक वॉल है, पहला जो हम क्या बात करते हैं, वॉल। वॉल पे हमने फोर्स अप्लाई किया कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो ये हमारा एक एक्शन हुआ। तो वॉल भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर देती है 10 न्यूटन। तो ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्शन किसके बराबर है? एक्शन बराबर है 10 न्यूटन के, और रिएक्शन किसके बराबर है? रिएक्शन भी बराबर है किस पे? 10 न्यूटन पे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, एक्शन अप्लाई कहाँ हो रहा है? ऑन वॉल। रिएक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है? ऑन बॉडी। ऑन बॉडी, बॉडी या जो जिसने फोर्स अप्लाई किया था उस पर। ठीक है। तो हम ये देखते हैं, हम एक्शन और रिएक्शन की प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो दोनों प्रॉपर्टी देखो ऐसे है। पहला, एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, या मोर एक्यूरेटली आप ये कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन। जितना हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे दूसरे के ऊपर, उतना ही हमारे ऊपर वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। और एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडी, एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। देखो, एक्शन तुमने अप्लाई किया 10 न्यूटन का किस पे? वॉल पे। और रिएक्शन कहाँ मिला? रिएक्शन बॉडी पे मिला जिसने अप्लाई किया। तो जैसे मैंने हाथ से मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया, तो मैंने हाथ से फोर्स अप्लाई किया वॉल पे 10 न्यूटन का, वो एक्शन हो, वॉल ने मेरे हाथ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो रिएक्शन हो गया। तो क्या हो गया? रिएक्शन। ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, और एक्शन रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी है, एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्शन रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और वो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगे। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। ये चीज समझ में आई? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई? एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्शन रिएक्शन एक्ट करेंगे डिफरेंट बॉडी पे, और डायरेक्शन उनकी अपोजिट, डायरेक्शन उनकी अपोजिट। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है? Yes. चलो, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया? बताओ। यस सर, आ गया। अब जैसे इसके करनी और, वैसे करनी। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। अच्छा चलो, अब इसको भर ही देते हैं। ऐसा करते हैं, बोर्ड को फिलअप करते हैं पहले। ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास क्या है? एक बैंक ऑफ रिवर है। ये बैंक ऑफ रिवर है, यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है। यहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, और हम क्या लाए? एक नाव। ठीक, हम यहाँ से, ये वाटर का लेवल है पूरा, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक नाव लेके आ रहे हैं। ठीक, बैंक ऑफ रिवर पे एक नाव, और यहाँ से एक पर्सन क्या कर रहा है? यहाँ से एक पर्सन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। ठीक, तो एक पर्सन अगर यहाँ जंप कर रहा है, तो हमने देखा है कि नाव क्या करती है? नाव मूव कर जाती है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। पर्सन यहाँ पे जंप किया तो नाव मूव करके इस तरफ। ठीक है, आ रहा है समझ में? नाव शिफ्ट करके मूव करके इस तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है कि मेन ने एक्शन अप्लाई किया किस पे? बोर्ड के ऊपर। मेन ने एक्शन अप्लाई किया कहाँ पे? बोर्ड के ऊपर। और बोर्ड ने मेन पे क्या अप्लाई कर दिया? रिएक्शन। तो एक्शन की वजह से बोर्ड इस तरफ चली आई, रिएक्शन की वजह से मैन उस तरफ चला गया। नहीं आया समझ में? जैसे देखो, ये मान लो तुम्हारा क्या है? एक बोट, और यहाँ पे क्या है? एक पर्सन। ठीक है। तो इसने अपने पैरों से क्या प्रोवाइड किया? जब जंप करा होगा तुम लोगों ने, जंप करते समय देखा होगा कि हमें थोड़ा सा पैर दबा के फिर जंप करना होगा। तो इसने एक एक्शन प्रोवाइड किया है बोर्ड पे, और बोर्ड ने इस पर रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया मेन पे। ठीक है। तो एक्शन की वजह से बोट क्या हुई है? बोट शिफ्ट कर गई है, बोट जो है बैक हो गई, बैक हो गई, यानी पीछे की तरफ मूव कर गई। और मेन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ मूव कर गया। ये आगे आ गया, बोट हमारी पीछे चली गई। आ रहा है समझ में? ये सेकंड एग्जांपल समझ में आए? बताओ। यस। ओके, अब हम थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। जो जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ना, उसी पे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज दैट एक
एक क्या है, पिस्टल, ठीक, आ रहा है समझ में। और हमने क्या की, एक बुलेट फायर, हमने क्या की, एक बुलेट फायर। तो जब तुम बुलेट फायर करोगे ना तो तुम हिट करोगे इसको जब ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो भी एक मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म हिट करता है बुलेट को हिट करता है। तो बुलेट पर एक एक्शन अप्लाई होता है, किस तरफ, आगे की तरफ। इस पर एक एक्शन अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करता है और हमें गन के ऊपर रिएक्शन मिलता है, गन के ऊपर रिएक्शन मिलता है। तो हमें गन को जो होल्ड किया होता है ना उस पर एक झटका सा लगता है, ठीक है। इसीलिए कई बार तुमने देखा होगा एक बच्चा कई बार एक यूट्यूब के एक वीडियो वगैरह पे दिखा, एक बच्चे ने बंदूक लेके उसे फायर कर दिया, ठीक है। बुलेट तो आगे निकल गई, बच्चा जंप करके पीछे आ गया, उड़ गया बच्चा पीछे पीछे, ठीक है। बहुत तेजी से झटका लगता है अगर फर्स्ट टाइम तुम चलाओगे तो। इसलिए गन को फायर करते समय क्या किया जाता है, यहाँ से ज्वाइन करके उसके बाद चला जाता है, तो शोल्डर से ज्वाइन करके तब चलाता है, ठीक, आ रहा है समझ में। और फर्स्ट टाइम जब चलाओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, पूरी की पूरी रेडनेस टाइप किया जाता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें हो जाती है, ठीक है। तो तुम एक्शन प्रोवाइड कर रहे हो किस पे, बुलेट पे। बुलेट तुम्हें क्या देके जा रही है, रिएक्शन। तो बुलेट तुम्हें क्या देके जा रही है, रिएक्शन। तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया। और फोर्थ एग्जांपल हमने देखा होगा, चलो बाकी बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन एक्शन और रिएक्शन की इतना एग्जांपल मेरे ख्याल से आई थिंक एनफ है, ठीक है। अब इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं कि ये क्या देता है। ये हमें प्रोवाइड करता है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉज ऑफ मोशन हमें प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हमें मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है कोई चीज बना के रखना, मेंटेन करके रखना, कोई चीज मेंटेन करके रखना, कांस्टेंट रखना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कंजर्वेशन का मतलब, जो चीज हमारे पास जितनी थी उतनी ही है, ठीक है। तो बताता हूँ कंजर्वेशन का मतलब, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन समझने से पहले आप सिस्टम के बारे में जान लें कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज एक्टिविटी। ये दो वर्ड जान लें उसके बाद फिर ये समझ में आ जाएगा, सिस्टम एंड एक्टिविटी, ठीक है। तो व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम आपका है क्या। सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम एक ऐसा मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें वेरियस टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ एट्रीब्यूट, जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स फिक्स है। जैसे हम एग्जांपल ले ले, अभी जो बोट वाला एग्जांपल हमने लिया था ना, बोट वाला एग्जांपल, तो बोट वाले एग्जांपल को हम कितने एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्सन जो बोट के ऊपर बैठा हुआ है, एक बोट, तो दो चीजें है ना। तो इन दोनों को मिक्स करके एक सिस्टम बनता है, दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, एक सिस्टम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो बोट बोट प्लस पर्सन मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। बोट और पर्सन मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम। सिस्टम को मतलब ग्रुप ऑफ पार्ट के लिए होता है, ग्रुप ऑफ पार्ट। तो एक तो तुम्हारा बोट हो गया, एक तो तुम्हारा पर्सन हो गया, दोनों मिक्स होके एक सिस्टम बनाए, ठीक है। हम इस पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे सिस्टम, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, सेकंड एग्जांपल ये बुलेट फायर जो हमने की थी, तो गन प्लस बुलेट ये दोनों एक सिस्टम बनाते हैं। सर जो फायर कर रहा है वो पर्सन भी नहीं वो इंक्लूड नहीं होता, नहीं होगा, वो सिस्टम का पार्ट इंक्लूड नहीं होता। आ रहा है समझ में। जब आपसे कह देगा कि हाँ उसने क्या किया है, हाँ एक्टिविटी हो रहा है उसी को लिखा जाएगा। हाँ, जिसमें एक्टिविटी हो रहा है ना, जिस पे एक्शन अप्लाई हो रहा है, जिस पे रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, बस उसमें। जब तुमने एक्शन प्रोवाइड किया तो एक पे एक्शन गया, एक पे रिएक्शन गया, उन दोनों को मिक्स करके हम सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें रिएक्शन में मेन को इंक्लूड करना पड़ता है, वो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल उसका ये कि जैसे जब आप बुलेट को फायर कर रहे हैं ना, तो आपसे कई बार क्वेश्चन में कहता है कि देखो सोल्जर क्या करता है, सोल्जर गन को फायर करने से पहले क्या करता है, जो उसका गन को अपने इसमें शोल्डर पे वो ज्वाइन करा लेता है। तो ज्वाइन करा लेता है तो जो रिएक्शन मिलता है ना वो पूरे बॉडी पे बहुत कम मिलता है, पीछे की तरफ, ठीक है। आ रहा है समझ में। मैं बता देता हूँ अभी उसका एग्जांपल के साथ, अभी हम बकायदा गन बुलेट सिस्टम पे वर्क ही करने वाले हैं, ठीक। थर्ड देखो क्या है, थर्ड है जैसे मान लो मोर देन 2 बॉल्स का सिस्टम, मोर देन 2 बॉल्स सिस्टम। मोर देन 2 बॉल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे ऐसा होता नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन देख रखा होगा कि m मास का एक ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
और साथ ही साथ 2m मास का एक ऑब्जेक्ट है, v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों क्या किए हैं, कोलाइड। दोनों क्या किए हैं, कोलाइड। कोलाइड करने के बाद वो अपनी वेलोसिटी को चेंज, m मास वाला समथिंग x से मूव करने लगा है और 2m मास वाला समथिंग x/3 से मूव करने लगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक सिस्टम हम बना देते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर क्या बना देते हैं, एक सिस्टम। ठीक है, आया समझ में। तो सिस्टम बेसिकली तब कहेंगे जब एक्शन और रिएक्शन पेयर अगर कर रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन अगर कर रहा होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन में जिस पे एक्शन अप्लाई किया है वो सिस्टम का एक पार्ट हो जाएगा और जिस पे रिएक्शन मिला है वो सिस्टम का दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी आपकी क्या है? एक्टिविटी बेसिकली एक्शन और रिएक्शन अप्लाई करने का, एक्शन और रिएक्शन अप्लाई करना है। एक्टिविटी मतलब एक्शन और रिएक्शन को एप्लीकेशन, एक्शन रिएक्शन को अप्लाई करना। जैसे बोट वाले एग्जांपल में तुम एक्टिविटी क्या कह सकते हो, एक्शन रिएक्शन कैसे अप्लाई करेगा? जब जो पर्सन है वो जंप करेगा बोट से और बाहर जाएगा। आया समझ में? और गन और बुलेट वाले सिस्टम में एक्टिविटी कब होगी? जब ट्रिगर प्रेस किया जाएगा। और ये जो नीचे टू बॉल्स का सिस्टम है, टू बॉल्स के सिस्टम में एक्टिविटी कब होगी? जब ये दोनों कोलाइड करेंगे। एक्टिविटी समझ में आई? यस सर। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर का ऐड होना, एक्शन रिएक्शन पेयर का एक्ट करना। समझ में आया? इसके हम एग्जांपल देखेंगे, अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो अभी मुझे इतना बताओ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको सिस्टम समझ में आया? यस सर। सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ग्रुप ऑफ पार्टिकल ऑन विच एक्शन रिएक्शन अकर, एक्शन रिएक्शन अकर। एक्शन रिएक्शन अकर, ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल जिस पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी वो रीजन है जिसकी वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट हुआ। जैसे बोट प्लस सिस्टम वाले में मेन का जंप करना, गन प्लस बुलेट वाले सिस्टम में ट्रिगर को प्रेस करना, मोर देन वन बॉल वाले सिस्टम में दोनों बॉल का ड्यूरिंग मोशन कोलाइड करना। कोलाइड करने की वजह से चेंजेस आ रहे हैं ना, आ रहा है समझ में कि नहीं? अब देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? अच्छा, ये चीजें समझ में आ गई थी। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या है, एक्शन रिएक्शन क्या है, एक्शन रिएक्शन की तीनों प्रॉपर्टी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सिस्टम और एक्टिविटी क्या होता है, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसपे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट। तो देखो ये है कि जैसे मान लो हमने कोई एक सिस्टम लिया, कोई भी एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम पे हम बाहर से कोई फोर्स अगर हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हमारा बाहर से 0, सिस्टम लिया, सिस्टम से हम बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो सिस्टम हो गया किसका, गन प्लस बुलेट का। वो जो ट्रिगर को प्रेस करते हैं ना वो बहुत कम होता है, ट्रिगर को जो प्रेस करते हैं वो बहुत ही कम होता है, तो उसको फोर्स नहीं माना जाता, उसे इग्नोर किया जाता है, उसे माना जाता है 0 फोर्स। ठीक है, ट्रिगर को प्रेस करना बहुत ज्यादा फोर्स नहीं माना जाता। ठीक है, तो गन और बुलेट सिस्टम अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो गन और बुलेट सिस्टम एक हमारा क्या है, गन और बुलेट का सिस्टम एक हमारा सिस्टम है। मान लो हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया, तो हमने सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ा है कि अगर ये जो हमारा फोर्स होता है, नेट फोर्स जो होता है, कोई भी जो नेट फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी mv/mu डिवाइड बाई t, इसी के बराबर होता है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से हमने ये पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दिया तो mv माइनस mu/t की वैल्यू 0 होगी। इस केस में mv माइनस mu 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब हो जाएगा mv इक्वल टू mu। ठीक है, mv आपका क्या है, फाइनल मोमेंटम, mu आपका क्या है, इनिशियल मोमेंटम। करेक्ट है? तो ये बेसिकली कंक्लूजन आपका निकल गया, कंक्लूजन कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, देन फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम और टोटल इनिशियल मोमेंटम सेम रहेगा, यानी जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया? अगर किसी भी एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स
जीरो है। किसी भी एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारा क्या है, जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से क्या होता है, मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व होती है। मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व, यानी जितना मोमेंटम हमारा पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। अब पहले और बाद में किसके, एक्टिविटी, पहले और बाद में किसके, एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हुई है, जैसे आपने ट्रिगर किया है, प्रेस ट्रिगर को प्रेस किया है, ठीक है, गन का ट्रिगर दबाया है, तो उसमें एक्टिविटी यही है आपका, ट्रिगर को प्रेस करना एक्टिविटी। तो ट्रिगर के प्रेस करने से पहले जो टोटल मोमेंटम है और ट्रिगर के प्रेस करने के बाद में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व, वो क्या होगा, कंजर्व। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लो हम एक गन लेते हैं, ठीक है, हम एक गन लेते हैं, ठीक, हमने बुलेट को फायर किया, हमने बुलेट को फायर किया, ये हमारा एक सिस्टम है। सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल मोमेंटम, हमें एक बात पता चलिए कि भाई इसका स्मॉल मास होता है, स्मॉल मास होने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी मिल जाती है v, और इसका कैपिटल मास होता है m, और इसको पीछे की तरफ एक वेलोसिटी मिल जाती है v। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बताओ नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है जब हम ट्रिगर करते हैं प्रेस को, यस सर। ठीक है। ये जो पीछे की वेलोसिटी मिली है ना गन को, इसी को हम बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉल वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्वायर बाय गन आफ्टर प्रेस द ट्रिगर, आफ्टर प्रेसिंग द ट्रिगर। आ रहा है समझ में, ट्रिगर प्रेस करने के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर करता है गन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ एक्टिविटी क्या हुई, यहाँ एक्टिविटी हुई ट्रिगर को प्रेस करनी, ठीक है। सर ऐसा गन में ही रिकॉइल वेलोसिटी होती है? हाँ बिल्कुल, गन में ही रिकॉल वेलोसिटी होती है, मतलब उसको नाम दे दिया गया है। अब मतलब कोई भी एक सिस्टम, अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा, कोई भी ऐसा सिस्टम हो जो, अब तुम्हारा वही ले लो, कोई एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो उसमें भी रिकॉइल वेलोसिटी आती है। मान लीजिए दो पार्ट में ब्रेक किया, तो एक पार्ट पीछे जा रहा है, एक पार्ट आगे जा रहा है, तो आगे वाले पार्ट को तो तुम बोल दो फॉरवर्ड मोशन है, पीछे वाले पार्ट को बोल सकते हो रिकॉल हो रही है वेलोसिटी उसमें, ठीक है। मतलब कोई चीज पीछे जा रहा है तो उसको रिकॉल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्वायर कर लिया उसने, ठीक है। हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन था बुलेट को फायर करना, लेकिन गन में भी वेलोसिटी आ गई, ये अनइंटेंशनली हुआ है, तो इसको हम रिकॉल बोल देते हैं, रिकॉल वेलोसिटी। सर वो बोट वाले एग्जांपल में भी रिकॉइल वेलोसिटी होगी ना? बिल्कुल रिकॉल वेलोसिटी है। देखो पर्सन ने अपनी एक वेलोसिटी लेके जंप किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक पीछे की तरफ वेलोसिटी मिल गई, तो रिकॉल वेलोसिटी आप बोट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिकॉल जनरली यूज किया जाता है फिजिक्स में आपकी गन के, ठीक है, गन वाले एग्जाम्पल के। 11th में भी आपको बहुत मिलेगा ये। तो ये एक्टिविटी ये है कि ट्रिगर को हमने प्रेस किया, ये हमारी एक्टिविटी है, ट्रिगर को हमने प्रेस किया। तो जब हमने ट्रिगर को प्रेस किया है, एक्टिविटी हमारी ये है, तो हम कहेंगे मोमेंटम, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम किसका, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर ट्रिगरिंग, बिफोर ट्रिगरिंग is equal to total momentum of system, ठीक है, आफ्टर ट्रिगर, आफ्टर। आया समझ में कि टोटल मोमेंटम ट्रिगर करने से पहले, टोटल मोमेंटम ट्रिगर करने के बाद कंजर्व होगा। अब मुझे ये बताओ कि ट्रिगर करने से पहले आपकी गन किस स्पीड से मूव कर रही थी, जीरो सर, जीरो। बुलेट किस स्पीड से मूव कर रही थी, जीरो। जीरो। मास तो था उसमें, यस मास था लेकिन वेलोसिटी जीरो थी, तो गन का भी मोमेंटम जीरो, गन का भी मोमेंटम जीरो और बुलेट का भी मोमेंटम जीरो। तो हम ये कह सकते हैं टोटल मोमेंटम जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, बिफोर एक्टिविटी टोटल मोमेंटम जीरो। बोलो करेक्ट है? यस सर। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं, आफ्टर मोमेंटम हुआ क्या है, एमवी आपका इस तरफ गया, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एमवी मोमेंटम हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ गया मोमेंटम ऑफ क्या, बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू एमवी। और मोमेंटम ऑफ गन क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, मास का ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी एक्वायर किया, तो कैपिटल एम कैपिटल वी, और साइन क्या होगी इसकी, नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ गया है।
इसकी साइन हो जाएगी नेगेटिव, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आपका हो जाएगा mv माइनस कैपिटल M कैपिटल V। करेक्ट है, इक्वल हो जाएंगे। करे है, क्या हुआ, यस यस Correct. सर, इक्वल हो जाएंगे। हाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही हमने पढ़ा है अभी, टोटल मोमेंटम कंजर्व, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर देखो ये आया mv माइनस कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल M V इज इक्वल टू स्मॉल m V। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv अपॉन कैपिटल M। तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी इसके बराबर होती है। ठीक है, गन की रिकॉइल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, mv अपॉन कैपिटल। ये चीज समझ में आया, जो यहाँ पे आपका m क्या है, m है मास, मास किसका, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, और स्मॉल v क्या है, स्मॉल v है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। तो आपको बस दो चीजें याद रखना है कि आपको बस देखना है कि सिस्टम है क्या, सिस्टम में पार्टिकल क्या क्या है, तो सिस्टम में पार्टिकल क्या क्या है, और सिस्टम में टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी क्या था, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी क्या है। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी। ठीक, अब जरा मैं इस लाइन पे फोकस करना चाहूंगा, इस वाले लाइन पे, ये वाली देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखना जरा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया ना, ये तब आता है, चलो छोड़ो इसको, अभी छोड़ देते हैं, मैं बताऊंगा इसको, मैं बता दूंगा अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। एक प्लेस है जहाँ पे ये यूज होता है। चलो ये समझ में आ गया कि भाई इसका पूरा कंक्लूजन समझ में आया कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कैसे करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी कंजर्व, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी कंजर्व। ठीक है, अच्छा तुमने वो मूवी देखी है जिसमें कोई भी एक मूवी, या मैं बताता हूँ उसका एग्जांपल बता देता हूँ, कोई तुमने मूवी इस तरह से देखी हो, बताता हूँ, मूवी का नाम बताता हूँ। सर बॉलीवुड है? हाँ बॉलीवुड ही है, चलो मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में वो मूवी में कुछ ऐसा होता है कि एक व्हीकल होती है, ठीक, एक व्हीकल होती है, और व्हीकल का मास होता है, कुछ मास होने के साथ साथ वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ठीक है, v वेलोसिटी मान लो, और वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि, वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक टाइम बाद इसके सारे बोल्ट यहाँ से निकल जाते हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है तो सारे बोल्ट निकल जाते हैं, और बोल्ट निकलने की वजह से क्या होता है कि एक एक्टिविटी होती है जिसमें हाफ गाड़ी पीछे ही रह जाती है और हाफ गाड़ी आगे मूव कर जाती है। ऐसा मूवी तुमने देखा कि गाड़ी बीच से हाँ ब्रेक हो जाती सर, है? वो अक्सर मूवीज में होता है बॉलीवुड में। हाँ बॉलीवुड में अक्सर मूवीज में होता है, तो ऐसा देखा है तुम लोगों ने? ये बहुत पुरानी सी मूवी आती थी, यस देखिए। पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा जिसमें होगा। भर भर के ओवर एक्टिंग होती थी। हाँ जो भी है, मतलब हाँ बहुत ज्यादा होती थी, ओल्ड मूवी थी, तो उसमें ऐसा होता था कि पूरी गाड़ी होती है, पूरी गाड़ी बहुत तेजी से मूव कराते हैं, वो वी वेलोसिटी, वेरी हाई वेलोसिटी से मूव कराते हैं, जिसकी वजह से बोल्ट सारे निकल जाते हैं। बोल्ट निकलने के बाद क्या होता है कि हाफ ऑब्जेक्ट तो पीछे ही रह जाता है, हाफ ऑब्जेक्ट आगे जाता है, यानी 2% यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो आगे निकल जाते हैं, 2% जो यहाँ बैठे हुए थे वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, टोटल 4%। तो इसी सिचुएशन को मैं एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट कर दे रहा हूँ कि एक एक्टिविटी हुई है, एक्टिविटी क्या हुई है, इसका ब्रेक होना, व्हीकल का ब्रेक। ठीक है, व्हीकल का ब्रेक होने के बाद स्मॉल m1 मास के ऑब्जेक्ट ने v1 वेलोसिटी एक्वायर कर ली, स्मॉल m2 ऑब्जेक्ट ने v2 वेलोसिटी एक्वायर कर ली, ऐसा हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो एक सिस्टम था, पूरा सिस्टम, ये सिस्टम दो पार्ट में ब्रेक होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होगा, आप कहोगे एक्टिविटी से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, एक्टिविटी से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, तो हम कहेंगे पूरा m मास का ऑब्जेक्ट है, v उसकी वेलोसिटी है, तो टोटल मोमेंटम है mv। एक्टिविटी के बाद उसका मोमेंटम कितना है, एक्टिविटी के बाद देखो, एक्टिविटी के बाद एक का मोमेंटम तो m1 v1 है क्योंकि उसका मास m1 v1 है, एक का मोमेंटम m2 v2 है क्योंकि उसका मास m2 और वेलोसिटी v2, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ब्रेक करने के बाद भी, तो टोटल मोमेंटम पॉजिटिव लिया जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर आएगा। आया समझ में? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला बना लिया। तो बेसिकली तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना आना चाहिए।
ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी हैं, वो सारे हमने देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या? अच्छा, कल मैंने नोट्स तो दे ही दिया था, पूरा नोट्स दे दिया था ना पूरा? यस सर। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन देखो, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन की डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद रिकॉइल ऑफ गन एग्जांपल लिखा है, वॉकिंग ए पर्सन लिखा है, वॉकिंग ए पर्सन, इस टाइप की चीजें। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा मास है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन, यानी ये पार्ट बिफोर कोलिजन है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइजन करने से पहले की सिचुएशन ये है कि इसकी वेलोसिटी uv, इसकी वेलोसिटी uv, मास mv mv। ठीक है, जब यहाँ कोलिजन हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी va आ गई, इसकी वेलोसिटी vb आ गई। ठीक है, तो इस केस में भी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करोगे? कहोगे मोमेंटम, कहोगे कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना है? टोटल मोमेंटम ये देखो ma ua प्लस mb ub, यही तो है टोटल मोमेंटम। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो टोटल मोमेंटम ऐड कर देंगे ना भाई। बोलो, समझ में आया नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ कोलिजन हो रहा है, यहाँ एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी के बाद का रिजल्ट ये है, अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम ऐड कर लो। दोबारा सेम डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं? एक ऑपोजिट में जाना चाहिए ना। नहीं, तुमने देखा होगा, तुम मूवी का ध्यान करो यार, कोई भी मूवी ले लो कि मूवी दो व्हीकल जा रही थी, एक हीरो आ रहा है, वो विलन आगे जा रहा है, उसने आके हीरो ने आके विलन की गाड़ी को ठोकर मारी। ठीक है, तो तुमने देखा है क्या ये ठोकर मारने के बाद पीछे आ जाता? ऐसा कभी देखा है मूवी में? बताओ। नो हिट सर। करने के बाद पीछे की तरफ आ गया हो, ऐसा देखा है? हाँ, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं आता, मूव दोनों सेम डायरेक्शन में करते हैं, जो आगे होता है वो चला जाता है। यस सर, देखा है। अरे अब वो एग्जांपल नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं बैल वाला एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग को पढ़ी लिखी बातें समझ ही नहीं आती। मूवी सर, डॉन मूवी। हाँ, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा कोलिजन, तो अपोजिट डायरेक्शन में पहले से ही मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट होगा ना, यही अपोजिट हो जाएगा, तो यही नेगेटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तब कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों ने वो खेला है, वो जो आते हैं कंचे? यस सर। तो कंचे खेलने में क्या होता है बताओ? देखो तब सिचुएशन इस तरह की होगी, मैं बता रहा हूँ, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा ना वो अपनी तरफ लेके जाएगा ऑब्जेक्ट। खेलने में फिजिक्स डाल दो उसके अंदर, उसमें भी है फिजिक्स उसमें। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम, कैसी फिजिक्स नहीं है? ये देखो, अभी मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो, ये हो गया, और ये आ गया एक सेंटर में। ठीक है, इधर से तुम हिट करते हो, यहाँ से तुम क्या करते हो? हिट। ठीक, आ रहा है समझ में? अब अगर ये बहुत बड़ा वाला वो जो कंचा होता है, बहुत बड़ा वाला होता है, अब तुमने छोटे वाले कंचे से हिट किया, तो क्या करता है छोटे वाला कंचा? यहाँ पे हिट करने के बाद वापस आ जाता है, ये आगे की तरफ चला जाता है। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल है कि अगर मतलब अगर हिट करने के बाद पीछे आ जाए तो समझ में आ रहा है? जैसे ऐसा होता है ना, जैसे ये बिग मास है, ये बिग मास है और ये छोटा मास है, तो ये कुछ इस तरह का हो गया जैसे तुम एक छोटे से ऑब्जेक्ट से हिट कर रहे हो वॉल को, तो वॉल को हिट करने के बाद क्या होता है? रीबाउंड होता है, और रीबाउंड होने के साथ साथ वॉल अपने प्लेस पे फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुमने v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो v वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद ठीक है ये रीबाउंड हो जाएगा, मे बी पॉसिबल v1 वेलोसिटी से ये रीबाउंड हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बड़ी वाली वेलोसिटी भी कुछ वेलोसिटी से आगे मूव कर जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है? बताओ। यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, अब बड़े वाले से थ्रो करते हैं। ठीक है, बड़े वाले को v वेलोसिटी प्रोवाइड करके थ्रो करते हैं छोटे वाले से। ठीक है, तो होगा क्या? बड़ा वाला क्या करेगा? इसको तो बहुत दूर तक लेके जाएगा, v2 वेलोसिटी दे देगा, आ खुद रहा भी है आगे समझो? मूव करेगा। और खुद भी आगे मूव कर जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है मूविंग एबिलिटी पे, किसी मूविंग एबिलिटी ज्यादा है। तो ये वाला केस हो गया देखो, जिसमें आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं, और ये वाला केस ऐसा है जिसमें आफ्टर कोलिजन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही व्हीकल वाला केस ले लो तुम। व्हीकल वाले केस में मान लो तुम एक बार कार से जा रहे थे, कार से जाके ट्रक आगे जा रहा है। ठीक, ट्रक या फिर ट्रक खड़ा हुआ है मान लो, कार से जाके ट्रक को तुम हिट कर रहे हो। ठीक है, तो कार पीछे आ जाएगी, ट्रक आगे चला जाएगा, ये पहला केस है। और दूसरा केस, अगर तुम ट्रक से जा रहे हो, कार को हिट कर रहे हो, तो ट्रक भी आगे जाएगा, कार भी आगे जाएगी आफ्टर कोलिजन। आया समझ में?
नहीं आया समझ में? यस आ सर। गया सर। हाँ तो बस, तो ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई दोनों आगे जा रहे हैं या कोई एक ही है आगे जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला क्या कह सकते हो, कह सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये है। आफ्टर मोमेंटम कोलिजन क्या है, पहले आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है, एम ए वी ए और एम बी बी बी, एम बी बी बी, तो ये आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोई एक फार्मूला नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक तरीका है, एक क्या है तरीका। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। चलो अब देखो, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जांपल हैं। उससे पहले हम अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक यहाँ तक कवर हो चुका, अब इस चैप्टर में कुछ भी बचा नहीं, अब सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अब कुछ भी बचा नहीं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा, हाँ नेट फोर्स इसके अंदर आता है, क्या हुआ, नेट फोर्स जो आता है हाँ हाँ, वो भी इसके अंदर आता है। नहीं नेट फोर्स तो यहाँ 0 हो चुका। हमने क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई ही तभी हम करते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। डेफिनेशन देखो तो, एक्सटर्नल फोर्स 0 यानी बाहर से हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। कहाँ गया, ये देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई ही तभी करते हैं जब बाहर से कोई फोर्स ना हो। एक्सटर्नल फोर्स हमारा, ये देखो एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन टोटल सेम रहता है। आया समझ में? यस सर। मैंने इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ऑफलाइन में, मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ, ठीक है, वो अच्छा एग्जांपल था। ये तुम टू बॉल वाला सोच रहे हो, टू बॉल वाला एग्जांपल, टू बॉल वाला एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल होता है। इसे समझने की कोशिश करो। जैसे ये है तुम्हारा m1, ये है तुम्हारा m2, ये है तुम्हारा m2, इसकी वेलोसिटी है va, इसकी वेलोसिटी है vb, ठीक है। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है बताओ, ये इसकी तरफ जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, कोलिजन कब पॉसिबल है, va और vb में क्या रिलेशन हो कि कोलिजन हो जाएगा, श्योर है हो जाएगा। सर जब v की वेलोसिटी कम हो और a की वेलोसिटी ज्यादा हो। हाँ, va की वेलोसिटी, पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए तभी तो कोलिजन होगा। पहले वाले वेलोसिटी, ये जो va है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ये लोग आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद फिर क्या होगा, इनमें कोलिजन, इनमें क्या होगा, कोलिजन, इंटरनल कोलिजन हो रहा है। ये इंटरनल कोलिजन, इंटरनल कोलिजन, बाहर से किसी का दखल नहीं, पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, ये अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बाहर से फोर्स अप्लाई करने का मतलब समझते हो, बाहर से फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों मूव कर रहे थे और हमने, जैसे बाहर से फोर्स अप्लाई करने का मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ। वो कुछ ऐसे जैसे टायर नहीं होता है, टायर, टायर एक बच्चा लेके रन कर रहा होता है, ठीक है। तो मान लो टायर का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी v है। तो एक बात बताओ, ये स्लो डाउन होता चला जाएगा, स्लो डाउन होता चला जाएगा, बोलो, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लगता रहता है हमेशा, फ्रिक्शन लगता है ना नीचे से, यस सर। तो फ्रिक्शन की वजह से ये स्लो डाउन होगा अगर ये हिट ना करे तो, ठीक है। तो उसके लिए इसकी वेलोसिटी, ताकि इसका मोमेंटम मेंटेन रहे, फ्रिक्शन जो कम कर दे रहा है, इसका मोमेंटम मेंटेन रहे, ये बराबर चलता रहे अपनी स्पीड से, तो उसके लिए पर्सन क्या करता है, पर्सन इसे हिट करता रहता है। हिट करने का मतलब एफ एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके मोमेंटम को चेंज करता रहता है। आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ, तो अगर तुमने बाहर से फोर्स अप्लाई कर दिया ना, तो मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा बेटा, मोमेंटम रहेगा नहीं, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो बाहर से फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा अब देखो, बाहर से फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये दोनों जब एक दूसरे के पास जाएंगे ना, एक दोनों इस तरह से हिट करेंगे। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे व्हीकल एक दूसरे को हिट कर रही है, व्हीकल एक दूसरे को हिट कर रही है, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा एक्शन, और ये इस पे फोर्स अप्लाई कर देगा रिएक्शन। अब ये मत कहना कि सर ये भी तो फोर्स है, नहीं, ये इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स जनरेट हुए हैं, ये किसी के द्वारा बाहर से सिस्टम पे अप्लाई नहीं किया गया, इस सिस्टम में बाहर से नहीं आए, अंदर ही प्रोड्यूस हुए हैं, और अंदर ही प्रोड्यूस हुए एक दूसरे का अपोजिट है, तो टोटल नेट 0 हो जाए।
एक्शन रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, तो नेट जीरो हो गया फिर से। अब इस इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा कि चलो तुम और आगे तेजी से मूव कर जाओ। जैसे व्हीकल के केस में होता है, पीछे से ऑब्जेक्ट हिट किया तो आगे वाली व्हीकल तेजी से मूव करती है और पीछे वाले व्हीकल की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि फाइनली क्या हो जाएगा कि ma का मास क्या हो जाएगा, m1 का मास हो जाएगा ua, और mb का मास क्या हो जाएगा m2, mt का मास हो जाएगा ub। अब बताओ किसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। ये कोलिजन के बाद हुआ, ये अलग सिस्टम हो गया। ये हमारा बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर है, ठीक है। ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो चुका। इस सिचुएशन में मोमेंटम हमारा कंजर्व हुआ। तीनों सिचुएशन में हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही था। आया समझ में? यस सर। अब इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तब हमारा ये क्लियर होगा, वरना ये रह जाएगा ऐसे, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आते हैं इस पर, ठीक है। देखो हमने सेकंड डीपीपी पूरी लगा ली, हम थर्ड डीपीपी आ चुके थे। हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन छोड़ दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे तब हमने इसका क्वेश्चन लगाया। When a bullet is fired from the gun recoil a velocity due to conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी तो प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब फायर कहीं किया गया था तब काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी थी? बताओ, फायर नहीं किया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। समझ में आ रहा है? बिफोर फायर करने से पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो, फायर करने के बाद इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन से कोई डिपेंडेंट नहीं। ये कुछ इस तरह का केस है, 2 kg शुगर यहाँ, 2 kg शुगर यहाँ, तो टोटल कितना आ जाएगा? जीरो। कहाँ जीरो आएगा? केजी शुगर है, स्केलर क्वांटिटी। अब यही है कि तुम दुकान से सामान खरीदने जा रही हो डायरेक्शन के साथ, क्या काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी आती है फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है। बुलेट से फायर करिए, शुगर से क्यों कर रहे हैं? नहीं, शुगर से फायर नहीं कर रहे हैं, शुगर से फायर नहीं कर रहे हैं, शुगर का एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे शुगर का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे सालिम, मैं तुमसे अगर ऐसे कह दूं कि ये ले लो, ग्लूकोन डी पी लो और इसमें तुम्हें मान लो 2 यूनिट की पावर मिल जाएगी, और अनार का जूस पी लो तो उसमें 7 यूनिट की पावर मिल जाएगी। दोनों एक साथ पी लोगे तो कितनी पावर मिलेगी? हाँ क्या, कितना जोड़ देंगे ना, 9 आ जाएगा ना। तो तुमने डायरेक्शन तो पूछा नहीं मुझसे, कह रहे हो स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी है वो। कि सर एक ऊपर से पिए या इंजेक्शन के थ्रू लगाए, इंजेक्शन वाला हॉरिजॉन्टल जाएगा और ऊपर से पिएंगे तो परपेंडिकुलर आएगा। 90 डिग्री आ गए दोनों में तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा। बताओ, ऐसा कुछ पूछा तुमने? डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं बनाया। आ रहा है समझ में? तो एनर्जी को स्केलर क्वांटिटी के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है, और एनर्जी में ही काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी है। अब रहा सवाल तुम्हारे वेलोसिटी वाला, तो काइनेटिक एनर्जी में हम वेलोसिटी नहीं कहते, काइनेटिक एनर्जी में हम स्पीड कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो स्पीड की वजह से वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा, अब ऊपर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो कुछ स्केलर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है, कुछ स्केलर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में। जैसे आपका गन इधर मूव कर रहा है और आपका जो बुलेट है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो एक स्केलर क्वांटिटी इस तरफ जा रही है, एक स्केलर क्वांटिटी इस तरफ जा रही है, लाइक मास, जैसे कि मास जा रहा हो। तो टोटल मास कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी जैसे निकालोगे, जैसे टोटल मास निकालोगे वैसे ही टोटल एनर्जी। टोटल मास आपका 4 kg आ जाएगा, टोटल एनर्जी भी ऐसे ही 4 यूनिट आ जाएगी। आ रहा है समझ में? तो बिफोर कोलिजन मतलब बिफोर एक्टिविटी टोटल एनर्जी 0, आफ्टर एक्टिविटी टोटल एनर्जी 4 हो गई, पॉजिटिव आई। तो कंजर्व कहाँ हुई? बताओ, कंजर्व हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे वही तो कह रहा हूँ, कंजर्व नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये ऑप्शन भी सही है, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, मास कंजर्व होगा। टोटल एक्टिविटी से पहले एक्टिविटी के बाद टोटल मास कंजर्व होगा। जितना मास बुलेट और गन का, इसमें भी सही रहेगा। हाँ सर, इसमें भी दो ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखो अब इसमें इसमें थोड़ा सा डाउट है, 2 ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। उसका मैं रीजन बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने, अच्छा बुलेट फायर का मैकेनिज्म आप लोगों को पता है, बुलेट फायर कैसे होती है? नहीं पता? हाँ बुलेट फायर करेंगे, हाँ बुलेट तो आगे जा रही है, अब बुलेट आगे जा, लेकिन आपको उसका मैकेनिज्म पता है कि बुलेट फायर करने से आगे इतनी हाई स्पीड में कैसे निकलती है? उसका रीजन ये है कि हम उसमें बर्न करते हैं, बुलेट को बर्न करते हैं, एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे बर्न होता है। बर्न करने की वजह से जो उसका बारूद है वो जब जो जलता है तो वहां पे एक काइनेटिक एनर्जी से मिलती है, ठीक है। तो एक कुछ मास उसका लॉस हो गया, जल गया, जलने के बाद खत्म हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा नहीं होगा, कुछ मास इसका लॉस हो जाएगा। कुछ मास कैसे लॉस हो जाएगा? वो कुछ मास बर्न कर जाएगा। कभी आप लोग देखो यूट्यूब वगैरह पे कि बुलेट कैसे वर्क करते हैं, पूरे एनिमेशन के साथ वो दिखाते हैं, ठीक है, कि ट्रिगर जाके उसे हिट करता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है जिससे वहां पे आग लगती है, अंदर ही अंदर आग लगती है। अरे मैं बताता हूँ आग कैसे लगती है। KGF चैप्टर 2 देखा? नो सर। यस सर। क्या तुम लोग मूवी देखते नहीं? सर यस सर देखिए। तब वही तो KGF चैप्टर 2 में देखो, जब वो पुलिस स्टेशन को हिट करने जाता है, तो हिट करते समय बुलेट फायर करता है, इतनी बुलेट फायर करता है कि वो पूरी रेड हो जाती है, ठीक है। फिर उस पे वो स्मोक करने के लिए वो जलाता है। तो खैर, मैंने कहने का मतलब ये था कि जब बुलेट हम फायर करते हैं तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्पार्क प्रोड्यूस उसके जो उसका जो भी उसका बारूद है उसे जलाता है, जलाने की वजह से कुछ मास हमारा खत्म हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो नहीं रहा, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहा। लेकिन ये तब कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास रही जब उसको कंसिडर करेंगे। अब जलता तो बहुत थोड़ा सा है ना, बहुत थोड़ा सा बारूद होता है उसमें बुलेट के अंदर, ठीक है, तो उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वहां पे डाउट है इस वाले क्वेश्चन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को इंक्लूड करें या ना करें। तो अगर आप इस रीजन को इंक्लूड करोगे तो नहीं करना पड़ेगा कि भाई कुछ बारूद होता है वो जल के खत्म हो जाता है, तो मोमेंट मास कंजर्व नहीं हुआ, तो आफ्टर एक्टिविटी मास कंजर्व नहीं हुआ, कुछ मास लॉस हो गया। नहीं आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ बुलेट इन मोशन हिट and get embedded into the solid resting on frictionless table, ठीक है, what is conjure? क्या कंजर है? बताओ। सर एम्बेडेड मींस? एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर चली गई, जैसे यहाँ होता है ना, ये है कोई एक सॉलिड बॉक्स रखा हुआ, पूरा सॉलिड है, क्यूबिकल है, ठीक है, यहाँ से हमने बुलेट फायर किया, ये इसके अंदर जाके यहाँ पे जाके सेटल हो गई, यहाँ पे जाके फिक्स हो गई, रुक गई, ठीक है, आया समझ में? एनर्जी सर, एनर्जी। हाँ, ए बुलेट ऑफ मोशन हिट, देखो बुलेट जब हिट करती है ना तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, कुछ मास होता है, ठीक है। तो जब ये जाके हिट करेगी, अ सॉलिड रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल पे हिट कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज कंजर? फ्रिक्शनलेस टेबल है। फ्रिक्शनलेस टेबल का मतलब समझते हो? देखो अगर ये टेबल फ्रिक्शन वाली होती, अगर ये टेबल फ्रिक्शन वाली होती तो फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, तो एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है तो कोई बाहर से, इन दोनों सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं है। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो कोई बाहर से फोर्स, हाँ कोई बाहर से फोर्स नहीं है, नेट फोर्स बाहर से 0 है, तो व्हाट इज कंजर्व? मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल मोमेंटम कंजर्व, हाँ टोटल मोमेंटम कंजर्व हो, मोमेंटम हमारा कंजर्व हो, ठीक। आया समझ में या नहीं? यस सर। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ Momentum. momentum. अच्छा, for a jet plane flying with a very high speed, the forward motion of plane could be accounted on the law of conservation of, flying very high speed से जो एक जेट प्लेन फ्लाई कर रहा है उसका फॉरवर्ड मोशन हम कैसे अकाउंट करेंगे? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, हर जगह मोमेंटम। यूनिट ऑफ इम्पल्स, अब सबसे पहले इम्पल्स समझ लो, इम्पल्स होता क्या? देखो ये एक पार्ट रह गया था। इम्पल्स नथिंग, इम्पल्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक डेफिनेशन है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। अगर इस टाइम को हम यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दें, एफ इंटू टी कर दें, एफ इंटू टी की वैल्यू क्या होगी? एम वी माइनस एम यू, ठीक, ये होगी। इसी एफ इंटू टी को हम बोलते हैं इम्पल्स, इसी एफ इंटू टी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स, आ रहा है समझ में? एफ इंटू टी। तो इम्पल्स की वैल्यू को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इंटू टाइम,
और आई की वैल्यू और क्या हो सकती है, आई की वैल्यू ये भी हो सकती है एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू। आ गया समझ में? इम्पल्स एक डेफिनेशन है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं, ठीक है, आया समझ में? एफ इंटू टी। सो इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स की यूनिट है इम्पल्स की, अगर आपको यूनिट फाइंड करनी है तो फोर्स की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये फोर्स हो गया, फोर्स के साथ एक टाइम मल्टीप्लाई है तो एक सेकंड और मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो केजी मीटर पर सेकंड आएगा। इम्पल्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड बी पार्टिकल। ये सब चीज समझ में आई या नहीं? आठवां सर फोर्स बताओ, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड ही तो होता है। अच्छा देखो केजी आपका हो गया मास, मीटर पर सेकंड हो गया एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो फोर्स होता है। सर ये एस का फिर के बचे सर सेकंड। देखो मैं बता रहा हूँ, हमें यूनिट बतानी है इम्पल्स की, और इम्पल्स होता क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स आपका हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, इनटू टाइम हो गया आपका सेकंड, एक सेकंड कट जाएगा, एक सेकंड रह जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अब भी नहीं आया क्या? अब अगर नहीं आया तो नहीं आ गया बताऊंगा। सर, आ गया। अब नहीं आया होता तो नहीं बताता। चलो आगे बताओ, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 सर आ देखो। तो गया, लेकिन न्यूटन फिर किसका होता है? न्यूटन होता है बेटा, न्यूटन भी होता है, लेकिन जब हम सिर्फ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे तो उसको न्यूटन बोल देंगे। अब यहाँ कोई ऑप्शन न्यूटन में नहीं ना आया, इसलिए हमने न्यूटन का यूज नहीं किया। समझ में आ रहा है? चलो हम न्यूटन में भी लिख देते हैं, इम्पल्स की क्वांटिटी न्यूटन में, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। लो आ गया हमारा आंसर, न्यूटन सेकेंड। लेकिन न्यूटन में कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे इसको लिखें? आ रहा है समझ में? इसलिए हमने ब्रेक किया। चलो आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। A body of mass 20 kg moving with a velocity 4 meter per second. What is momentum? 80 सर। 80, बस काम खत्म। अच्छा, the change in momentum of a body, देखो ये m into v हुआ ना, तो इसलिए 80 आ जाएगा। The change in momentum of a body जिसका मास, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। कह रहा मोमेंटम में चेंज 50 का आया है इन 4 सेकेंड, तो व्हाट इज द फोर्स? तो फोर्स होता क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। 12.5, क्योंकि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की चेंज के रेट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स मोमेंटम के चेंज का रेट है, तो मोमेंटम का चेंज हुआ है 50 केजी का 4 सेकंड के अंदर, इसे कट करोगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके अब ये देखो, व्हाट इज द यूनिट एसआई यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ किसका? मोमेंटम की। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट तो हमें पता है केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में हम क्या बोल देंगे? केजी के प्लेस पे आ जाएगा ग्राम, मीटर के प्लेस पे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, और सेकेंड ही है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा सीजीएस सिस्टम में, हमने बताया था ये। सीजीएस का फुल फॉर्म भूल गया, वेट मैं एक मिनट बताता हूँ। हाँ सेंटीग्राम का गया सीजीएस फुल फॉर्म। सेंटीग्राम सेकेंड, हाँ सही है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, बेसिकली उस क्वांटिटी का ही आप सी से सेंटीमीटर बोल दिया, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ठीक है, चलो ये तो याद ही होना चाहिए, एक्चुअली में यूज ही नहीं होती है कभी सीजीएस सिस्टम। अच्छा ये देखो, हाउ इम्पल्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, हमने क्या बताया? इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, इस तरह से रिलेट करता है इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर। नहीं आया समझ में? yes. अच्छा, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg, एक्सेलरेशन 9, एक्सेलरेशन 9, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम? अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? 360। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, तो आप फोर्स निकाल लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपने आप आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 40 × 9, आपका आंसर आ जाएगा इसका 360 वॉट न्यूटन। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार इज 200 kg। ठीक है, आ रहा है समझ में?
स्पीड ऑफ कार है, इंक्रीज कर रही है 54 से 72 और उसका मास हमें दे रखा है 200 kg। तो व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लो इनिशियल स्पीड से, फाइनल मोमेंटम निकाल लो फाइनल स्पीड से, देन आप कैलकुलेट कर लो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv माइनस mu, mv माइनस mu। तो mv क्या हो जाएगा? मास 2000 kg हो जाएगा, मास तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो v माइनस u हो जाएगा। तो मास आपका 2000 आ जाएगा और वेलोसिटी में चेंज कितने का आएगा? 54 72, तो 72 माइनस 54 72 माइनस 54। अब लेकिन एक चीज का तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहाँ मास तुम्हारा केजी में है, मास तुम्हारा केजी में, वो एसआई यूनिट के हिसाब से सही होता है, केजी में ही रखते हैं, लेकिन जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी किसमें? किलोमीटर पर आवर। तो अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसआई में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसे नोट करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। फॉर आवर लिख दिया, हाउ होना चाहिए था ये। फॉर हाउ मच टाइम शुड अ फोर्स 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी? कह रहा है 500 न्यूटन का फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट करे सच दैट बॉडी जिसका मास 12 kg है एक्वायर अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक्वायर अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझते हो? एक्वायर वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर का मतलब समझ में आता है कि उसमें 50 की स्पीड आ जाए। 50 की स्पीड कहाँ से आएगी भाई? 50 की स्पीड आएगी 0 से। ठीक है, 50 की स्पीड कहाँ से आएगी? 0 से। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है। देखो हम ऐसे कहेंगे, हम कहेंगे सर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t होता है। ठीक है, आप हमसे पूछ रहे हैं t, ठीक है, आप हमसे t पूछ रहे हैं तो t को छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजें पुट कर देते हैं। f हो जाएगा हमारा 500 न्यूटन, क्योंकि 500 न्यूटन हमने अप्लाई किया है। मास हमारा हो जाएगा 10, फाइनल वेलोसिटी जो हमें चाहिए वो है 50 की, माइनस मास हो जाएगा हमारा 10, इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया नहीं, हमसे कहा एक्वायर वेलोसिटी 50, यानी 0 से एक्वायर करके 50 पे पहुंचा होगा। समझ में आ रहा है? 0 से एक्वायर करके 50 पे पहुंचेगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ आ गया टाइम, इसको सॉल्व करेंगे आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम की वैल्यू 1 आवर आएगी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो ये 500 आ जाएगा, 500 t को यहाँ भेजोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा 1 सेकेंड। ये भी चीज समझ में आई या नहीं आई? वैल्यू 0 कैसे होगी? नहीं, क्वेश्चन में ऐसे कह रहा ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे कह देता हूँ कि जैसे तुम कितने समय में या कितने टाइम में 12th क्रॉस कर जाओगे, ऐसे ही कह देता हूँ। तो 12th क्रॉस कर जाओगे कितने टाइम में, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार देखो अभी तो जस्ट 12 में इंटर कर रहे हैं, यहाँ से लेकर अभी से लेकर मुझे 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल बाद में 12th क्रॉस कर जाऊंगा। करेक्ट? तो जब भी बताया जाता है ना, ये इंग्लिश का खेल है, इंग्लिश का, कि एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, समझ में आ रहा है कितना टाइम लगेगा सो दैट कि एक्वायर कर ले वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, यानी उसमें 50 की स्पीड आ जाए। तो 50 की स्पीड कैसे आ जाए? इनिशियल से। समझ में आ रहा है? 0 से धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा के वो 50 करेगा, तो 0 से ये कंसीडर कर लिया गया। ठीक है, टाइम 0 आ रहा है। नहीं भाई, टाइम 0 कैसे आएगा? 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन, ये चैप्टर टफ तो नहीं है? चैप्टर नहीं सर, इसको न्यूमेरिकल्स टफ है। क्या टफ है? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं है बेटा, थोड़ा सा मतलब विजुलाइज करके सीखो, आ जाएगा ये सारी चीजें। इसलिए तो इतने सारे क्वेश्चन लगवा रहे, तीनों डीपीपी मैंने लगवा दिया। ठीक है, तो इससे ज्यादा टफ तो बायोलॉजी लगा सकते। इससे ज्यादा टफ तो डाइवर्सिटी पढ़ दिया क्या? यस सर, बहुत हार्ड है। हाँ, तभी तुमने बोला है। सब हाँ? बायोलॉजी बहुत रटना है उसमें। हाँ, रटना तो है। डाइवर्सिटी अच्छा खासा चैप्टर होता है, बड़ा होता है, देख लेना, हो सकता है इस बार रटना होता है, सब समझने वाली चीज होती है। हाँ, समझने वाली चीज होती है, समझदारी की बात कही आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे समझ में नहीं आई थी। अच्छा तो है सर आपको फिजिक्स
डाइवर्सिटी का मतलब वो तो कह रहे डाइवर्सिटी में तो रटना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या समझेगा इंसान। हाँ, डाइवर्सिटी तो क्लासिफिकेशन है यार, एनिमल प्लांट किंगडम इन सब का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी होता है। तो अगर एनिमल प्लांट की अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता है तो तुम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलो फोर्थ वाले चैप्टर, हाँ 1 से 17 बनाने दी थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनाया सर। बिल्कुल, मैं अभी इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ, पहले होमवर्क दे दूं आपको। देखो अब सारे क्वेश्चन आप लोग ये वाले लगाइएगा, ठीक है। डीपीपी नंबर 4 के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से थ्योरेटिकल है, 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आपका क्या हुआ, एक टॉपिक छूट गया फ्रिक्शन वाला। नहीं फ्रिक्शन आपके टॉपिक में यहाँ नहीं है अभी इसमें, ठीक। फ्रिक्शन जब वेरियस टाइप के जब फोर्सेस पढ़ते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, वहीं पे फ्रिक्शन पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेविटी से ही रिलेट करती है। टेंशन जो होती है ग्रेविटी वाला चैप्टर भी नहीं हुआ है ना? हाँ, ग्रेविटेशनल चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। डेंसिटी टेंशन टेंशन वहीं पे आ जाएगा, वेरियस टाइप के फोर्सेस वहीं पे आ जाएंगे, वो सारे रिलेट करते हैं ग्रेविटी से। टेंशन आएगा, न्यूक्लियर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, फ्रिक्शन आएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, वो मेरा पोर्शन है, मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, घबराओ मत। इस वाले चैप्टर में अभी यही सारी चीज, ठीक। फ्रिक्शन का बेसिक मतलब बस समझ लो, फ्रिक्शन करता क्या है। चलो पहले हम इसके न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल, ताकि मैं आपको इसको क्वेश्चन दे सकूं। क्वेश्चन दे दूंगा फिर लगा के लाओगे, चलो ये बस 2 to 3 न्यूमेरिकल, जब तक हमारी क्लास ओवर नहीं हो जाती, 15 मिनट 10 मिनट है, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। क्लास में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, फिर मैं आपके डाउट सॉल्व करवा दूंगा। चलो देखो एक बार देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपका इसमें न्यूमेरिकल्स आता है ना, इसमें जो भी न्यूमेरिकल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, इन सब में, या न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, आप एक चीज देखोगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो रही है कि एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, वी वेलोसिटी तक जा रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो मस्ट है कोई ना कोई एक्सेलरेशन करेगा और कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये सारे फॉर्मूले यूज होने चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आ रहा है समझ में? a इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले सेम तरीके से यूज होंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देख लो, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, कह रहा है। अब हमें मास पता चल गया, मास ऑब्जेक्ट का कि 10 kg होना है, 10 kg, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 4 to 8 हो रही है, 4 to 8, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 4 थी और फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 8, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 8। When force act on it in 2 सेकेंड, अब इसमें फोर्स कितने सेकंड के लिए एक्ट कर रहा है? 2 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बताओ? फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी को चेंज करने वाला। तो देखो वेलोसिटी को कितना चेंज किया, 4 से 8 कर दिया, तो 4 का चेंज आया, 4 का चेंज आया 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन 2 आ गया, मास 10, तो आंसर आ गया 20 न्यूटन। तो देखो क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही सॉल्व हो गया, मतलब मैंने तो सॉल्व करा दिया मन में, ऐसे ही तुम लोग भी किया करो धीरे धीरे, ठीक है। अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द फोर्स एक्ट। तो देखो बिफोर मोमेंटम बिफोर वेलोसिटी से आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब अभी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 4 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, आंसर कितना आ जाएगा? 40। आ रहा है समझ में? कह रहा है आफ्टर द फोर्स एक्ट, यानी आफ्टर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो आफ्टर फोर्स जब एक्ट कर गया तब उसकी वेलोसिटी 8 हो गई ना, जब फोर्स एक्ट कर गया है तब 4 से चेंज होके 8 हो गई है, ठीक है। तो आफ्टर एक्ट, हाँ, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मास तो चेंज हो नहीं सकता, मास तो सेम रहेगा, तो हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे, फाइनल मोमेंटम है 10 into 8 दैट इज 80 व्हाट? 80 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये तो हमारा पहला पार्ट कवर हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं, व्हाट इज द गेन ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। गेन ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, देखो कह रहा है कि तुम्हें पर सेकेंड कितना मोमेंटम मिला,
बेसिकली आपसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा, समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए आप क्या करते हो, मोमेंटम में चेंज देखते हो। तो मोमेंटम में चेंज है कितने का, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज कितने का आ जाएगा, 80 माइनस 40, ये मोमेंटम में चेंज है। और मोमेंटम में चेंज कितने सेकंड में है, टोटल 2 सेकंड का मोशन हुआ था, तो 2 सेकंड में मोमेंटम में चेंज है। तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये पर सेकंड मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, यानी 40/2 आंसर आएगा 20, 40/2 आंसर आएगा 20। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। आया? बताओ व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकंड, तो फिर चेंज लिख देते नहीं। हाँ, लेकिन फिजिक्स में ऐसे ही तो किया जाता है, वर्ड्स के साथ खेला जाता है। अब ऐसे कहा जाता है एक आदमी था, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करके 10 पे पहुंच गया। अब कहीं पे नहीं लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट था, अपने बैठा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ था, उसने अपनी वेलोसिटी को गेन करके 10 कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करके हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉडी पुशेस ए वॉल विद अ फोर्स 20 न्यूटन। तो एक बॉडी है जो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है वॉल पे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ये है देखो कि हमने बॉडी पे लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, बॉडी ने, ये बॉडी है, ये वॉल है, बॉडी ने वॉल पे एक्शन दिया 20 न्यूटन का। तो बताओ, हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी। बॉडी को कितना फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, -20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया, एक्शन रिएक्शन है बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 20 ग्राम की बुलेट है, शॉट की जा रही है बाय 5 kg गन with a velocity 500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया कि भाई देखो, एक हमारे पास क्या है, बुलेट, एक हमारे पास क्या है, बुलेट, ये गन है, गन ने बुलेट फायर किया, गन ने क्या फायर किया, बुलेट। बुलेट का मास दे रखा है कितना, मास दे रखा है 20 ग्राम, और इसकी स्पीड 500 ग्राम, 1 सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मास कितना दिया, इसका मास दिया 5 kg। तो हम क्या कहेंगे, हमने इस सिचुएशन को, एग्जांपल को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझा था। हमने कहा था सर इसमें तो मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी मान लेते हैं कि इस गन को वेलोसिटी मिल गई पीछे की तरफ, दैट इज रिकॉल वेलोसिटी v, और यही हमें निकालना है, फाइंड द रिकॉल वेलोसिटी, यही हमें निकालना है। तो मान लेते हैं रिकॉल वेलोसिटी हमें मिल गई 5 kg, रिकॉल वेलोसिटी हमें मिल गई v, ठीक है। इस केस में होगा क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी जो कि 0 था, और टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी। आफ्टर एक्टिविटी मोमेंटम कौन कौन सा हुआ है, एक तो 20 ग्राम वाले का मोमेंटम है, 20 ग्राम इंटू इसकी स्पीड 500 मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और 1000 से डिवाइड करेंगे। आप कहोगे 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये मोमेंटम आ गया बुलेट का जो कि आगे की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा मोमेंटम किसका आएगा, गन का। तो गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 5 kg का वेट हो गया, और उसकी स्पीड हमने मान ली थी, और इसकी साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा बिफोर मोमेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी कंजर्व हो। आया समझ में? तो हम ये कह सकते हैं 5v की वैल्यू 200 इंटू 500 अपॉन 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तीसरे से तीसरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/5, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट में रिकॉल स्पीड आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ये था फर्स्ट। रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। रिपीट कहाँ से करना है, हमने यही तो बताया था। हमने बिल्कुल देखो फॉर्मूले पे ही चले, हम बिल्कुल फॉर्मूले पे चले। हमने कहा था कि देखो कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है बुलेट के ऊपर, ऐसे कभी नहीं कहा गया है कि किसी ने ऊपर से मतलब एक हथौड़े से मार दिया है गन को तो बुलेट फायर हुई, ऐसा बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा ना इस सिस्टम का।
तो सिस्टम को हम टोटल मोमेंटम निकालते कैसे हैं? मोमेंटम निकालते हैं बिफोर एक्टिविटी मोमेंटम। बिफोर एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी है क्या? एक्टिविटी ट्रिगर को प्रेस करना, यही तो हमने बताया था। तो ट्रिगर को प्रेस करने से पहले टोटल मोमेंटम और ट्रिगर को प्रेस करने के बाद टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ट्रिगर को प्रेस करने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है? ट्रिगर को प्रेस करने से पहले ना बुलेट मूव कर रही है ना गन मूव कर रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी 0। तो ट्रिगर को प्रेस करने से पहले मोमेंटम 0। ट्रिगर को प्रेस करने के बाद बुलेट इस तरफ जा रही है एमवी मोमेंटम लेके, बुलेट इस तरफ जा रही है एमवी मोमेंटम लेके, और गन इस तरफ जा रहा है कैपिटल एम कैपिटल वी मोमेंटम लेके। एक का मोमेंटम पॉजिटिव ले लेंगे, एक का मोमेंटम नेगेटिव ले लेंगे, दोनों कर लो, और टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताने जा रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 20 के प्लेस पे 10 है, 5 के प्लेस पे 5 ही है, वी के और सर इसमें केजी में नहीं। तो फिर ग्राम, ये देखो 20 ग्राम लिया, 1000 से डिवाइड भी तो किया है दोस्त। 1000 से डिवाइड करने पर ग्राम केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बताओ। 1/5 1/5 किस किस का? 4/5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कह रही हैं आप? यस सर। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बाद में लगाना है, ठीक है? आप लोग लगा लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्शन रिएक्शन है, एक बार रीड कर लो, मुझे आंसर बता दो। सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आएगा, माइनस बी, माइनस डायरेक्शन में, माइनस का 10 न्यूटन बोलते हैं, माइनस हम कह 10। देंगे माइनस का 10 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। अच्छा, इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। फिर देखो, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन, दोनों नहीं बल्कि तीनों हमने कर लिया। मास और बुलेट वाला तीनों क्वेश्चन कर लिया। देखो, ग्राम ग्राम ग्राम, वेट 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 और स्पीड दोनों की दे रखी है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया ना, बिल्कुल जस्ट जैसे हमने ऊपर ये वाला किया है, थर्ड वाला वैसे ही होगा। तो मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है? 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, ए मैन जिसका वेट 60 kg रन अलोंग ए नेल, रन अलोंग द नेल, ठीक है, रेल, रन अलोंग द रेल। ओके, 60 kg का मैन है, रेल्स के अलोंग रन कर रहा है विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर। 1 क्विंटल क्या होता है? 100 किलो, 100 kg, ठीक है। एंड जंप इनटू अ कार ऑफ 1 क्विंटल, क्विंटल बोलते हैं 100 kg के बराबर होता है। स्टैंडिंग ऑन द रेल, स्टैंडिंग ऑन द रेल। तो अच्छा, एक बात बताओ, पहले सिचुएशन मुझे बताओ होगा क्या अगर ऐसा होता है। जैसे देखो, ये कह रहा है कि एक आदमी है, पहले ये अकेला दौड़ रहा है, ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी है, ठीक, ये रेल की पटरी है, ठीक है। इस पे आदमी क्या कर रहा है? अकेला दौड़ रहा है, और ये कार है हमारी, कारजन दिवंडर कार। क्या आ रहा है समझ में? ट्रेन क्या? की वेलोसिटी 80 1.9 समथिंग पर सेकंड। अच्छा, चलो चलो ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पहले देखते हैं, सिचुएशन एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या हो रहा है, एक आदमी है जिसका मास 1500 नहीं, एक आदमी जिसका मास 60 kg है, इसका मास कितना है? 60 kg, और इसकी अपनी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, लेकिन जब इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। ये 5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने बताया था ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये इसका अपना, ये बिफोर एक्टिविटी है, अभी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, अपना दौड़ रहा है, 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, और ये एक्टिविटी से पहले, ठीक है, ये रन कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब एक्टिविटी क्या हो रही है कि ये जंप किया, ये क्या किया? जंप किया, और जंप करके कार के ऊपर आ गया, जंप करके कार के ऊपर आ गया, ठीक है। ये एक्टिविटी हुई है, यहाँ पे ये एक्टिविटी हुई। तो एक्टिविटी जंप करके कार के ऊपर आ गया, तो अब क्या होगा?
1 क्विंटल की कार है, यानी 100 kg की कार, और 60 kg का मेन है। अब ये दोनों जब कार के ऊपर आ जाएगा ना, तुम्हें पता है दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे, दोनों एक साथ कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करें। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? जब मूवी वगैरह में देखा होगा, कोई व्हीकल अगर खड़ी हुई होती है, कोई मतलब वो स्केटिंग के लिए वो आता है ना टूल, वो अगर रखा हुआ होता है तो आदमी दौड़ के आके जंप करके उस पर चढ़ जाए, तो आदमी भी मूव करता है, स्केटिंग भी मूव करती है। सही है या नहीं? यस सर। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ है, बस उस स्केटिंग को वहां से हटा दो और कार लगा दो। तो आदमी जब जंप करके उसको ऊपर जाएगा तो आदमी कार के साथ मूव करेगा विद सम वेलोसिटी भी, ऐसा मान सकते हैं? ऐसा होगा? यस अब सर। इस तरह से तुमसे पूछा भी गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ विच कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अराउंड द रेन। तो आपको ये बताना है कि किस वेलोसिटी से कार स्टार्ट कर देगी ट्रेवल करना। तो हम कहेंगे सर एक्टिविटी है जंप करना, जंप करने से पहले जो बाहर से कोई फोर्स लगाया गया सर नहीं ना, कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी वो कितना हो जाएगा? 60 × 5 टोटल मोमेंटम बिफोर एक्टिविटी। टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्टिविटी, आफ्टर एक्टिविटी देखो ये दोनों ज्वाइन हो गए, कार और पर्सन, तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास 160 हो गया, ठीक है। और इनकी वेलोसिटी कितनी है? इनकी वेलोसिटी v है, तो टोटल मोमेंटम 160 × v हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास किसका? मास इस पूरे सिस्टम का मास ना, इस पूरे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, अब हमें पता है इसका भी मोमेंटम वही होगा, इसका भी मोमेंटम वही। ये चलो मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ, देखो मैं पर्सन का अलग लिख दे रहा हूँ। देखो जितने वेलोसिटी से कार मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से पर्सन भी मूव करेगा, तो मैं पर्सन का मोमेंटम लिख देता हूँ 60 टाइम्स ऑफ v, और कार का मोमेंटम लिख दे रहा हूँ 100 टाइम्स ऑफ v। बताओ करेक्ट है? बताओ। यस सर। तो अब इसको हम इक्वल कर सकते हैं, हम कहेंगे सर 300 की जो वैल्यू होगी वो 160 v के बराबर होगी, तो जो v की वैल्यू आएगी वो 300/160 के बराबर आएगी। करेक्ट है? सर तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 15/8। यही आंसर आया था, बताओ। बिल्कुल यही था। बिल्कुल यही था, यानी समझ में आ गया, ठीक? बोलो क्लियर है? बताओ है क्लियर या नहीं? यस सर। चलो अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग को लगाने हैं, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसे आपको लगाना है, जिसमें से ये तो तीनों कॉमन ही है, एक जैसे हैं, इनको में भी आपको ट्राई करना है, इसको भी आपको ट्राई करना है, ठीक। और जो बचेगा वो मैं कल की क्लास में करूंगा, ठीक है, जो डाउट होंगे, ठीक। अच्छा अब हम बात करते हैं कल के डाउट की। तो आप लोग मुझे ये बताएं कल का डाउट क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कौन कौन से नहीं आ रहे? सर कुछ कल की क्लास का डाउट जो है वो पर तेरा देखना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मुझे, चलो पहले मैं इसे अब बंद कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। ये तो टॉपिक हमारा हो गया ना, इसे हम क्लोज कर दें, रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देते हैं, फिर आपको बता देते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है।